Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 8 social science. ये केंद्रीय विद्यालय का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका. ऑल्दो इस बार कुछ चेंजेस है आपके पैटर्न में, लेकिन पेपर आप देखेंगे आपको आइडिया ज़रूर होगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने आप प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम्स के लिए, प्लस एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सॉइल. सॉइल क्या है? तो एक ग्रेनी सब्सटेंस जो कि अर्थ के सरफेस को कवर जिसने किया हुआ है उसको सॉइल यानी कि मिट्टी कहते हैं. सो आप लिखेंगे अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसे तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. हु आर आदिवासीज. आदिवासीज वो लोग हैं जो कि जिनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो जंगल है, मतलब नेचुरल जो एक सराउंडिंग है उसमें वो लोग रहते हैं, सिटीज़ में या फिर विलेजेस में नहीं. तो आप लिखेंगे आदिवासीज आर द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ अ प्लेस हु आर जनरली एसोसिएटेड विद नेचर. नेचर से एसोसिएटेड जो जगह है वो इनका ओरिजिनल हैबिटेट है. इसलिए इनको अभी मेन स्ट्रीम में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप देखें झारखंड वगैरह में जो आदिवासीज हैं, बाहर चीज़ें इतनी डेवलप हो गई और ये वहीं पर रहते हैं, अंदर ही अंदर एक जंगल में, वहीं से ही ये वुड कलेक्ट करते हैं, जंगल से इनको सभी चीज़ें मिल जाती है, खेती कर लेते हैं थोड़ी बहुत. तो यानी कि उतना एडवांसमेंट इनमें नहीं देखने को मिलता है. अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज जो है उसके फाउंडर कौन है? इसको फाउंड किया था सैयद अहमद खान ने. एक सेकेंड, सैयद अहमद खान ने 1875 में, और जगह भी पूछे अगर अलीगढ़ में. अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आप जानते हैं 3 लिस्ट होती है हमारी. एक सेंट्रल की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके ऊपर पॉलिसीज बनाती हैं. एक हमारी कॉन्करेंट होती है जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल होते हैं. आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपके जो स्कूल्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं. ओके, तो इनके अलावा जो स्टेट की लिस्ट में आती है, पुलिस जो होती है वो स्टेट की अपनी होती है. उसके बाद रोडवेज, देन एग्रीकल्चर ऑल्सो. ये 2 लिख दीजिए, पुलिस एंड एग्रीकल्चर. खेती से रिलेटेड जो भी लॉ होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो भी स्टेट लिस्ट के अंडर ही आएंगी. वैसे इसमें आई थिंक 61 है अभी एट प्रेजेंट, जब शुरू हुआ तब, खैर छोड़िए 61 है, अभी 2 ही आपको लिखने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एनी 2 मेजर फीचर्स ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान. दूसरा जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसके मेन 2 फीचर्स बताइए कि क्या थे. सबसे पहले तो उस टाइम हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कराना हमारा मेन मकसद था. सो डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़. सेकेंड था बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, ताकि जो एग्रीकल्चर में जो उसकी प्रॉब्लम है इरिगेशन की, उसको भी सॉल्व किया जा सके और लोगों को वाटर स्केर्सिटी का सामना ना करना पड़े. तो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मेनली था डैम्स बनाना. नेक्स्ट इज दलित से मतलब आप क्या समझते हैं. सो दलित एक वर्ड था जो कि एक टाइम पर यूज़ किया जाता था ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू सम स्पेसिफिक कास्ट, जिसको कि लोग थोड़ा लोअर कास्ट मानते थे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं. तो उन ऐसे लोगों के लिए जो टर्म यूज़ होती थी दैट वाज दलित. सो दलित इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बाय द पीपल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट. जो वो कहते थे लोअर कास्ट, उनको दलित कहा जाता था, ऐसे लोगों को. कौन सा आर्टिकल है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड कराता है हमें राइट टू लाइफ. ये देता है आर्टिकल 21, जीने का अधिकार सभी को है. व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर या फिर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एज रॉ मटेरियल वो यूज़ करके फाइनल चीज़ें बनाती है. एन इंडस्ट्री दैट यूजेज द प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. 2 ऐसे एग्जाम्पल दीजिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के. बहुत सारे, टाटा स्टील लिमिटेड, ये प्राइवेट है लिमिटेड. और भी प्राइवेट कंपनी के तो आपके बहुत नाम याद होंगे, बजाज ऑटो लिमिटेड. चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर द ब्रिटिश रूल इन 19th सेंचुरी. सो 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया था. ये आप शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जानते हैं कि ये लोग जूम कल्टीवेशन करते हैं. एक जगह फसल उगाई, उसके बाद उसको कट किया, देन उस प्लेस को फिर वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं उस पीस ऑफ लैंड पर. तब तक यहाँ घास वगैरह उग जाता है, यानी कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी दोबारा से गेन कर लेती है. फिर ये वापस इस जगह आते हैं, घास को बर्न कर देते हैं, उससे मैन्योर बन जाता है और फिर से यहाँ पर प्लॉ करके जो है वो कल्टीवेट करते हैं उसको. बट
ब्रिटिशर्स ने इस पे रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि आप एक जगह रहने वाले सेटल्ड पीजेंट्स बन जाइए। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप सेटल होते हैं एक जगह, एरिया एक तो वाटर स्केर्स था, वाटर स्केर्सिटी की वजह से, और सॉइल के ड्राई होने की वजह से ये उतना कल्टीवेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब खेती उतने अच्छे से नहीं हो रही थी इनकी। एक ही पीस ऑफ लैंड जब इनको दे दिया गया था तो इसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे लोग जो है वो उसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह भी चले गए थे। गुड यील्ड मतलब वो नहीं कर पाए, ऊपर से टैक्सेस इतने हाई थे उनके। सो यानी कि ये इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें फेस की ड्यू टू दी बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब है? राइट टू इक्वालिटी में होता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने, कानून के सामने सभी जो लोग हैं वो एवरी पर्सन इज इक्वल, सभी सेम है। अब इसके आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं। सबसे पहले तो नॉट सिटीजन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेशन किसी के अगेंस्ट नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा किसी के अगेंस्ट भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। वैसे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि किसी ने कुछ, मान लो कोई रिच है, वो कोई जो है मान लीजिए कार खरीद ली, उसने कल को कहे कि ये तो भेदभाव है, हमें भी दो, वो नहीं है। कास्ट के बेसिस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन के बेसिस पर नहीं होगा क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, या फिर आपकी कास्ट कोई है, उसके बेसिस पर कोई आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। जेंडर, आप गर्ल है तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये नहीं होगा इसके अंडर, इस लॉ के अंडर। एंड आपके कलर के बेसिस पर, ये सारे बेसिस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक तो ये कहा गया था। सेकंड, इसमें कहा गया था कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाया मान लीजिए, प्लेसेस, उसमें अब ये नहीं है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ही लोग जाएंगे या फिर आप किसी कास्ट के या कलर के लोगों को मना कर दें कि हम आपको यहाँ पर नहीं आने देंगे। थर्ड, इसमें था कि एवरी पर्सन इज इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। सभी को लॉ जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन देगा, इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। ये नहीं कि कोई पुलिस है, आप FIR करने गए, वहाँ पर आपको मना कर दिया जाए कि नहीं आप पर्टिकुलर कास्ट के, रिलीजन के, आपकी वो नहीं सुनी जाएगी। तो ये जो है गलत है एज पर द लॉ ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 फीचर्स लिखने हैं वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट के। तो वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट जो थी ये मेनली एजुकेशन सिस्टम के लिए आई थी, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम प्रिवेलिंग था उस टाइम पर। तो सबसे पहले जो चेंजेस ने किए, 3 फीचर्स जो थे इसके, दैट वाज टू ब्रिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। चेंजेस लाना, जो उस टाइम पर एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसमें चेंजेस कैसे कैसे। सबसे पहले तो इसने नंबर 2, एक तो यही हो गया, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, बॉम्बे, जो 3 उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे ये, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। इनमें इसने यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए कहा था कि एक मॉडल तैयार किया था ऑन द बेसिस ऑफ लंदन यूनिवर्सिटीज़। जैसे यूनिवर्सिटीज़ लंदन में होती है उसी के बेसिस पर बिल्कुल इन 3 स्टेट्स में भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएगी हायर एजुकेशन के लिए। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया जाएगा, एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट was to be set up in every province to extend control over all matters regarding education। एजुकेशन से रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स हैं उनको एक्सटेंड करने, उन पर कंट्रोल एक्सटेंड करने के लिए इस तरीके का एक डिपार्टमेंट बनेगा सभी प्रोविंसेस में। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वैसे 3 ही पॉइंट है, चलिए वो आपको शायद याद रह जाए। इसने कहा था कि जो लोकल लैंग्वेज है, इससे पहले एजुकेशन जितनी भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शुरू की थी वो इंग्लिश में की थी। ये मेन डिसएडवांटेज था कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं थी। तो इसने सबसे पहले कहा था कि जो नेटिव लैंग्वेज है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसमें भी जो है स्कूल्स में पढ़ाई होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके वुड्स डिस्पैच जो रिपोर्ट थी उसके। व्हाट हैपन टू द कोर्ट आर्टिस्ट, कोर्ट के जो आर्टिस्ट थे, दरबारी कलाकार जो थे, उनके साथ क्या हुआ अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका अलग अलग ट्रेंड था। 3 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले तो मैसूर की बात करते हैं। मैसूर में आप जानते हैं ये टीपू सुल्तान का एरिया था। उन्होंने जो टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स से बैटल फील्ड में लड़ाई भी की थी और उनको हराया भी था। और टीपू सुल्तान ने अपने यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की जो एक तरीके से वहाँ के जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्टिक जो ट्रेडिशन था उसको अपने यहाँ पर लाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था और इनकरेज किया था लोकल ट्रेडिशंस को। लोकल जो आर्टिस्ट थे उन सबको उन्होंने एनकरेज किया और ब्रिटिशर्स जिस तरीके के आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना चाह रहे थे उसको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। सो मैसूर में तो ये था कि लोकल आर्टिस्ट बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी जगह अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद की, मुर्शिदाबाद आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल में जो डिफीट कर दिया था उन्होंने सिराजुद्दौला को,
ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद वहाँ पर मीर ज़फ़र और मीर कासिम बैठे थे। तो उस टाइम पर उनके कोर्ट में जितने भी लोकल आर्टिस्ट थे उनको बिल्कुल ही हटा दिया गया था, और सभी जो आर्टिस्ट थे वो एज पर जो ब्रिटिशर्स का जो आर्ट है उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट किए गए थे दोबारा से। कहने का मतलब है अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्रेंड थे, कहीं पर इनकरेज हो रहे थे, कहीं पर उनको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया था। और ब्रिटिशर्स की पावर, थर्ड में आप लिख दीजिएगा, ब्रिटिशर्स की पावर जैसे जैसे उसके बाद बढ़ती गई, जितने भी उतने ही लोकल कोर्ट्स ने और उनकी इन्फ्लुएंस और उनकी वेल्थ से जो लोकल पेंटर्स थे उनको पेमेंट बंद हो गई, सभी का जो काम था वो बिल्कुल ठप हो गया, लोकल आर्टिस्ट का, कोर्ट आर्टिस्ट का, और सभी की जगह वहाँ के ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ले ली थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि इंडस्ट्री कहाँ लगेगी? सबसे इंपॉर्टेंट तो है रॉ मटेरियल। आप जो इंडस्ट्री में आप है अभी उसका रॉ मटेरियल आसपास जितना पास में मिलेगा आप वहीं पर अपनी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करेंगे। दूसरा है पावर, ये बहुत ज़रूरी है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ को जो है बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना। तो पावर जहाँ पर रिक्वायर्ड, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी पावर जहाँ मिलेगी वहीं पर इंडस्ट्रीज़ का लोकलाइजेशन होता है। तीसरा है लेबर, जहाँ पर चीप लेबर मिलती है वहीं पर ही, या फिर एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो अगर आपको मान लीजिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है तो जिस जगह पे आपको वो मिलेगी वहीं पर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। एंड देन और भी बहुत है, मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आसपास मार्केट होंगे तो आप वहाँ पे अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्री का काम शुरू कर सकते हैं। 3 का ही आप कोई भी 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, इसमें 3 फैक्टर्स। 2 तो इसके नेचुरल ही है आपके। सबसे पहला है बर्थ रेट। बर्थ रेट जितना हाई होगा पॉपुलेशन उतनी बढ़ेगी, बर्थ रेट जितना कम होगा पॉपुलेशन उतनी कम होगी। दूसरा है डेथ रेट। डेथ रेट हाई होगा तो पॉपुलेशन कम होगी, इसमें उल्टा होता है। डेथ रेट लो है तो फिर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। तीसरा होता है माइग्रेशन। जैसे कि लोग एक जगह से मान लीजिए विलेजेस से शहरों में चले जाते हैं तो वहाँ का एक तरीके से पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। वैसे यही 2 मेन है उसमें, बट क्योंकि 3 पॉइंट्स पूछे हैं तो आप माइग्रेशन भी डाल सकते हैं। राइट एनी 3 रीजन फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, कहीं पर बहुत कम है। तो ऐसा आपको 3 रीज़न देने हैं। क्या है? तो सबसे पहले तो है इसके जोग्राफिकल रीज़न। जहाँ पर कंडीशन फेवरेबल होती है ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। जहाँ पर मान लीजिए हार्श कंडीशंस हैं, पोल पे है जैसे कि पोलर रीजन्स, अंटार्कटिक, आर्कटिक आपका, वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि रहने की जो कंडीशंस है बहुत ज़्यादा ठंड है। और जो भी रीज़न है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी एक रीज़न हो सकता है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जहाँ इजीली अवेलेबल है, फेवरेबल क्लाइमेट है, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है। इंडिया में भी आप देखिए जो प्लेन एरिया है, स्पेशली जो गंगेटिक प्लेन एरिया है ऊपर की तरफ रिवर्स जो बनाती है, वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है रादर देन जो माउंटेन्स एंड ऑल ये जो है आपके। सेकेंड आपका रीज़न है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। फैसिलिटीज़ भी लोग देखते हैं फैक्टर्स। बेटर हाउसिंग कहाँ पर, एजुकेशन कहाँ अच्छी है, हेल्थ पॉपुलेशन जहाँ पर अच्छी है वो मोर पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। या फिर जो रिलीजियस या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंट जो प्लेसेस है वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप इंडिया में वाराणसी देख लीजिए, या फिर सिटीज़ में लोग ज़्यादा जाते हैं क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, इसलिए विलेजेस को छोड़ के वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं। और तीसरा रीज़न होता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ अच्छी है, फैक्टर्स। ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं। मेन रीज़न उनका ये भी है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलती है। तो ये 3 मेन रीज़न है कि कोई एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, कोई एरिया बहुत कम पॉपुलेटेड है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डी के बासु गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस इशू की थी, डी के बासु गाइडलाइंस, उनके कोई भी 3 पॉइंट्स आपको लिखना है। ये पुलिस के जो अरेस्ट वगैरह है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये था इसमें फर्स्ट पॉइंट कि पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट अरेस्ट कर रहे हैं, जो कि अरेस्ट करने जा रहे हैं, शुड वेयर क्लियर एंड एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स। आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, आपका जो नेम टैग है वो क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट और विजिबल होना चाहिए जो भी पर्सन अरेस्ट करने के लिए जाता है। दूसरा होता है कि जो भी पर्सन आप अरेस्ट कर रहे हैं, फिर डिटेन कर रहे हैं, फिर इंटेरोगेट कर रहे हैं, उसको अधिकार है, ही हैज़ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव फ्रेंड और अ वेल विशर। आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं मुझे मेरे घर पे बात करनी है, तो वो उसका राइट है, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। दूसरा ये था डी के बासु गाइडलाइंस में। और तीसरा ये था कि अगर कोई भी पर्सन है, फ्रेंड और रिलेटिव, अगर वो बाहर रह रहा है, मान लीजिए वहाँ पर नहीं रहता जहाँ पर आपने पर्सन को अरेस्ट किया है,
ये कंपलसरी है कि पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स उनको इन्फॉर्म करे कि जो पर्सन है उसको कहाँ से अरेस्ट किया गया, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड द वेन्यू ऑफ कस्टडी, कहाँ पर वो है अभी, ताकि जो फैमिली के लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो मिलने के लिए आ सके। ये 3 आप लिख दीजिए। इसके अलावा तो मेमो भी है कि मेमो कब प्रिपेयर, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट जो है वो मेमो प्रिपेयर करना है, उसमें टाइम और डेट ऑफ अरेस्ट भी होना चाहिए, बट वो शायद आपको थोड़ा याद ना रहे। ये 3 कर लीजिए। जब भी अरेस्ट करने जाते हैं तो क्लियर आपका जो आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग है पुलिस वाले का, वो क्लियर होना चाहिए, उसकी जो यूनिफॉर्म है उस पर। दूसरा, उसको अपने फैमिली या फ्रेंड को इन्फॉर्म करने का राइट है। तीसरा, अगर वो बाहर रहते हैं तो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे। चलिए, 19th क्वेश्चन इज Write any 2 features of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989। 1989 में एक एक्ट आया था जिसमें कि SC/ST लोगों के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, एक एक्ट बनाया गया था। इसमें 2 फीचर्स आपको लिखने हैं इसके। वैसे तो बहुत सारी चीज़ इसमें बोली गई थी, 2 मैं आसान सी बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कहा था इस एक्ट ने, इससे पहले IPC में, इंडियन पैनल कोड जो है, उसमें इस बात के लिए कि अगर उनके खिलाफ कोई अत्याचार कर रहा है कास्ट के बेस पे, क्योंकि कोई SC/ST है, कोई उसको ऑफेंस नहीं माना जाता था। तो सबसे पहले तो ये कहा था कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ ऑफेंस, एक नए टाइप का ऑफेंस क्रिएट करिए आप, कि अगर ऐसा होता है तो ये भी ऑफेंसिव है पर्सन के लिए। ओके। सेकंड, कि हर एक ऑफेंस क्या क्या हो सकता है उसके लिए पनिशमेंट जो है प्रिस्क्राइब करिए, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, प्रिस्क्राइब लिख दीजिए तो, ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर सच एट्रोसिटीज़। ऐसे अत्याचारों के लिए एक वो करिए कि किसने ये किया है, मान लीजिए बात अच्छे से नहीं की तो उसके लिए क्या, फिर स्ट्रिक्ट वो हो सकती है पनिशमेंट, पिटाई की है ऐसे लोगों की तो उसके लिए क्या हो सकती है। ओके। उसके बाद इसमें कुछ जो, अगर पब्लिक सर्वेंट है आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो और अपनी जॉब का वो लेके आप एट्रोसिटी करते हैं तो उसमें उसके लिए अलग से पनिशमेंट है, उनको इन्हांस करना कि मिनिमम पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है। सभी यही सब चीज़ें थी। आपकी एंटीसिपेटरी बेल को भी डिनाई किया गया था कि बेल भी नहीं होगी, बेलेबल वो नहीं होता आपके अगेंस्ट अगर आप SC/STs के साथ एट्रोसिटीज़ करते हैं तो। खैर, यही 2 कर लीजिए। एक नया ऑफेंस बनाइए इसको और इसकी सजाओं को जो है वो उसमें अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट इज, हु वॉज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा जो मुंडा ट्राइब थे उनके एक लीडर थे, लीडर ऑफ मुंडा ट्राइब। उसके बाद व्हाट वाज हिज विजन ऑफ गोल्डन एज, वो उनका जो विजन था गोल्डन एज का वो क्या था? तो वो ये कहते थे कि गोल्डन एज तब आएगी जब जो ट्राइब्स हैं, मुंडा ट्राइब या फिर कोई भी ट्राइब है, उनको उनका अधिकार मिलेगा, दे विल रीगेन देयर ग्लोरी, उनको उनकी लैंड मिलेगी, वो एक दूसरे को मारेंगे नहीं और एक ऑनेस्ट लाइफ जिएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पेशली जो लॉ बनाए थे अंग्रेज़ों ने कि उन सभी को, जो ट्राइब रहती थी पहले फॉरेस्ट में, उनको निकाल दिया था, तो उसके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे जो है वो भी किए हैं अटैक्स एंड ऑल। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उस टाइम पर 500 रुपीज़ रिवॉर्ड रखा था जो भी बिरसा मुंडा को पकड़ के लेके आएगा। उसके बाद जेल में ही वो उनकी डेथ हो गई थी। खैर, वो आपके काम का नहीं है। बिरसा मुंडा कौन थे और क्या उनका विजन था कि जो ट्राइब है उनको लैंड मिले, उनकी जो खोई हुई ग्लोरी है वो वापस मिले और सभी वो जो है एक अच्छी लाइफ जी सके। लिखने हैं आपको नेक्स्ट में 5 मेथड लिखिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए, सॉइल को कंजर्व करने के। तो सबसे पहले तो अफॉरेस्टेशन करिए, फॉरेस्ट उगाइए फिर से, ताकि वो अर्थ को, आप जानते हैं पेड़ जो है, जो सॉइल है उसको बहने नहीं देते बारिश के पानी के साथ। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग को चेक करिए, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, GRAZING। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करते रहिए, एक ही क्रॉप को बार बार मत उगाइए। देन प्लांटिंग विंड ब्रेक्स, कई बार आपने वैसे भी देखा होगा कि जहाँ पर खेत है आपका उसके चारों तरफ पेड़ उगा दिए जाते हैं ताकि सॉइल उड़ के ना चली जाए, सॉइल इरोजन ना हो। लास्ट, मल्चिंग एक है आपकी बुक में कि जो बेयर ग्राउंड है, खाली जो जगह पड़ी हुई है, उसमें कुछ आप एक ऑर्गेनिक मैटर जो है जैसे कि स्ट्रॉ वगैरह प्लांट कर सकते हैं। कॉन्टोर बैरियर्स भी है, कॉन्टोर फार्मिंग, स्टोन से या फिर ग्रास से जो है उसको एक तरीके से बैरियर बना दीजिए जिससे कि सॉइल जो है वो इरोड ना हो। ये भी आप लिख सकते हैं। नंबर 6, कॉन्टोर बैरियर। लोगों को एक ये भी लिख सकते हैं, अगर कुछ भी याद ना रहे, कि लोगों को अवेयर करिए इसके बारे में। ये कुछ तरीके हो सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के। आगे हैं
डिस्क्राइब एनी 5 सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 फीचर्स बताइए क्या क्या है। सबसे पहले तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि इंडिया का लिखा हुआ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है, इसमें जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, JUDICIARY, जुडिशरी। थर्ड है कि ये रिजिड भी है, कुछ चीज़ें जो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते या फिर उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए चेंज करने के लिए, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है कुछ पॉइंट जिसमें कि आप मतलब चेंजेबल है, इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनमें बहुत ईजिली हाफ पर ही आधे अगर आपके पास में फेवर में है तो आप उसको ईजिली अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स, लोगों के लिए भी इसमें फंडामेंटल राइट्स कुछ अधिकार दिए हुए हैं। एंड थोड़ा फेडरलिज्म और यूनिटैरियलिज्म जो है दोनों का ही मिक्सचर है, या फिर आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी पर बेस्ड है सभी जो है, किसी के लिए स्पेशल फीचर्स इसमें नहीं दिए हुए हैं। ओके, तो ये 5 फीचर्स हो जाएंगे आपके 5 मार्क। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा उसके बाद। वाई वर ज्योतिबा फुले एंड EV रामस्वामी नायकर क्रिटिकल ऑफ नेशनल मूवमेंट। जब नेशनल मूवमेंट हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, तो उस जो ज्योतिबा फुले जी और EV रामस्वामी नायकर थे वो उसके खिलाफ क्यों थे? ये मेन प्रॉब्लम इनकी ये थी कि जो उसके जो लीडर्स थे वो अपर कास्ट के थे और इनको ऐसा लगता था कि आफ्टर द मूवमेंट दे विल अगेन स्टार्ट मिस ट्रीटिंग द लोअर क्लास पीपल। वो फिर से ये करने लगेंगे, अनटचेबिलिटी फिर से आ जाएगी कि मी हियर एंड यू ओवर देयर, मैं यहाँ रहूँगा क्योंकि हम अपर कास्ट के हैं, आप लोअर क्लास के हैं तो आप वहाँ पर रहेंगे। तो इसलिए वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे क्योंकि अपर क्लास के लोग ही ज़्यादा थे, उसके जो लीडर्स थे वो अपर क्लास के लोग ही थे। आगे है, डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे, क्या उनके इस क्रिटिसिज्म ने हेल्प किया? येस ऑफ कोर्स। उन्होंने जो स्पीचेस दिए, जो राइटिंग्स लिखी और जो मूवमेंट था ऐसे लोअर क्लास के लोगों का, तो उसमें फिर लोअर कास्ट के जो लीडर्स हैं वो भी बढ़ चढ़ के आगे आए और फिर एज यूनिट होके उन्होंने स्ट्रगल किया इंडिया के फ्रीडम के लिए। मतलब यूनाइटेड हो गए सभी लोग, भले वो लोअर क्लास के हैं, कास्ट के या फिर अपर कास्ट के हैं। चलिए इसका आंसर आप लिख दीजिए, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट, हाउ वर द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडरेट्स वर डिफरेंट फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल्स थोड़े से उग्र लोग थे, तो रेडिकल्स की अगर हम बात करें, इसमें जो लोग थे वो मॉडरेट की जो पॉलिसी थी सबसे पहले तो उसको बिल्कुल अपोज करते थे। ये स्ट्रेस ज़्यादा वो करते थे स्वराज पे कि ब्रिटिश रूल बिल्कुल हटाया जाए और बिल्कुल हमारा रूल आए, लेकिन मॉडरेट्स कहते थे कि हम लोग स्वराज लेंगे विद इन द ब्रिटिश रूल ओनली, ब्रिटिशर्स के अंडर रहते हुए भी हम सेल्फ गवर्नमेंट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रेडिकल्स का जो था ये एक्सट्रीमिस्ट थे, स्ट्राइक्स करते थे, बॉयकॉट करते थे। दूसरी तरफ जो मॉडरेट्स थे ये शांति से काम करते थे, पिटिशंस लिखते थे, मीटिंग करते थे, रेजोल्यूशंस लेते थे, स्पीचेस देते थे। ओके, ये इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन जो मॉडरेट्स थे ये दे वुड डू नथिंग विच वुड अफेंड ब्रिटिश रूलर्स, कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि ब्रिटिश रूलर जो है उनको अफेंड करे। उनके साथ में ही चल के हम लोग जो है वो अपने जो कंट्री है उसको गवर्न करेंगे। तो ये दोनों की कहीं ना कहीं थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी। ये कन्फ्रंट करते थे सामने से और ये थोड़ा सा रिकन्सिलेशन में बिलीव करते थे। बाकी तो आप इसको लिख ही देंगे। नेक्स्ट इज राइट एनी 5 कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो जनसंख्या बढ़ रही है, एक्सप्लोड हो रही है, इसके कोई 5 रीज़न लिखिए। सबसे पहला तो है कि बर्थ रेट इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज इन बर्थ रेट। मोर्टालिटी रेट या फिर डेथ रेट जो है वो कम हो गया है, हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो ठीक जल्दी हो रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये 3 चीज़ें जब होगी डेफिनेटली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, लोग पैदा हो रहे हैं, मर थोड़ा कम रहे, डेथ रेट थोड़ा सा कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबे टाइम तक जी रहे हैं। उसके बाद इसमें लिटरेसी भी मेन रीज़न है। इलिटरेसी लिखिएगा, इलिटरेसी की वजह से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको नहीं पता कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या नुकसान है। नेक्स्ट, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ आप लिख सकते हैं। चलिए वैसे वो थोड़ा सा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चलिए बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, ओके यही ठीक रहेगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई है। कोई भी पहले जो छोटी मोटी भी बीमारी होती थी, फैसिलिटीज़ उसमें भी लोग जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण डेथ हो जाती थी उनकी, लेकिन आजकल
छोटे विलेजेस में भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जीते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो सरकारी जो प्रोसिक्यूटर होता है, वकील जो होते हैं, डिफेंस लॉयर, एक जो पर्सन खुद के वकील करते हैं, डिफेंस लॉयर ऑफ आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारे जस्टिस सिस्टम में इन दोनों का क्या काम है। तो देखिए सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देख लेते हैं। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी क्रिमिनल केस में कुछ भी हुआ है तो ये पुलिस की तरफ से, स्टेट की तरफ से लड़ेगा, क्योंकि ये जो क्राइम है ऐसा कहा जाता है कि वो किसी एक पर्सन के नहीं, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। दूसरा, ये जो अपनी एग्जामिनेशन है बिल्कुल इम्पार्शियली करता है, कोई पार्शलिटी नहीं करता किसी के साथ, फैक्ट्स और विटनेसेस को ध्यान में रखता है और ये अपने जो एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट पेश करता है वो सभी फैक्ट्स और विटनेसेस को इम्पार्शियली एग्जामिन करने की बात करते हैं। तो ये सरकारी वकील का हो गया। बात है डिफेंस लॉयर का जो मेन काम है वो उसके जो क्लाइंट है उसको उनको डिफेंस करना है। एक ये वैसे डिफेंस तो नहीं पूछा है, ये मना भी कर सकते हैं डिफेंस लॉयर जो है, आप किसी के पास लेके जाइए कि हमें हमारा केस लड़ लीजिए, तो अगर उनको नहीं लगेगा तो वो एक्यूज को, क्रिमिनल जो भी है उसका केस लड़ने से मना कर देंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनको लड़ना ही पड़ेगा स्टेट की तरफ से। इनका मेन मकसद होता है जिसके लिए ये लड़ रहे हैं, अपने क्लाइंट को जो उनके खिलाफ जो चार्जेस है उससे डिफेंड करना एक तरीके से। इनके उसमें थोड़ी सी पार्शलिटी हो सकती है क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में काम करते हैं कि जो इल्ज़ाम उन पे लगे हैं उनको क्लियर किया जाए। अब ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये पार्शलिटी करते हैं नॉल, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा जब दोनों के बारे में आप लिखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है लोगों से, पब्लिक से, तो ये फैसिलिटीज़ होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है टू इट्स सिटीजन। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनवाएगी। आप अपने घर के सामने खुद से तो रोड नहीं बनवाते ना, आप अपने घर बनवाएंगे, लेकिन रोड बनाना सरकार का काम होगा। सैनिटेशन का काम करती है, साफ़ सफाई का, रोड और जो नालियाँ हैं आपके घर के बाहर की। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, आपके लिए हॉस्पिटल बनाती है, वाटर अवेलेबल कराती है। तो ये सारी जो, अच्छा आगे पूछा भी हुआ है कि क्या रोल है जो गवर्नमेंट है उसका पब्लिक फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग, तो वही है सेटिंग अप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, इम्प्रूव हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, फूड डिस्ट्रीब्यूट करना अगर कोई ऐसा क्राइसिस का टाइम है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ देना एंड ऑल। थोड़ा सा आप इसमें अपनी तरफ से लिख दीजिएगा। आगे आपका लास्ट मैप एक्टिविटी है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस। पहले है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। छोटा नागपुर आपने प्लेटू भी सुना होगा, ये झारखंड में है। सिलिकॉन वैली यूएसए में है। एनी वन मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी जहाँ पर आयरन और प्रोड्यूस होता है, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी एक आप इनमें से शो कर सकते हैं। चलिए मैप में देख लेते हैं। सो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट अब इंडिया के में ही आ जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इंडिया के मैप में ये देते तो ज़्यादा अच्छे से हम ये कर सकते थे। यहाँ पर होगा झारखंड में, तो फर्स्ट का ये है। सेकेंड वॉज आई थिंक सिलिकॉन वैली, एक सेकेंड, ये होगा नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ पर यूएसए में, यहाँ। सो दिस विल बी सिलिकॉन वैली। लास्ट वन वॉज कोई भी एक आयरन ओर का प्रोड्यूसिंग वो बताना है आपको, तो इसमें चलिए ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं, तो थर्ड का आंसर है यहाँ पर थर्ड। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर। होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हो इसमें से, एंड थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो गया क्विकली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।